हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वाहिद और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बायोनीट। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ अदर। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम जिसे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की फंक्शन को। ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन एक आ सकती है कभी। यहाँ पे एक और चीज़, एक लाइन इम्पॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन में। ये क्या बोलता है? इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दे फंक्शन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। क्या बोलता है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, जो मतलब एक साथ फंक्शन करते हैं, ताकि हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाए। मतलब अगर हम एक साथ देखना भी है और एक साथ दो चीज़ें करनी है, तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ये दोनों ऑर्गन्स, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली एक साथ काम करेंगे ताकि वो फंक्शन अब प्रॉपरली हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है दूसरी यहाँ पे? न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ द कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ये आप याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स मतलब केमिकली कोऑर्डिनेट करता है, केमिकली इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव होता है किसी की कोई भी चीज़, मतलब कोई भी फंक्शन होने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स आते हैं यहाँ पे। द न्यूरल सिस्टम इज न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो न्यूरल सिस्टम है हम ऑर्गन एनिमल्स में, वो न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स सेल्स होती हैं जो स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो ये डिटेक्ट करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसा होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लवर इन्वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, इट्स कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जो हाइड्रा है उसमें ब्रेन वेन नहीं होता, उसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सारी फंक्शंस करते हैं। हमारी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, उसकी बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी बॉडी में ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सारी फंक्शंस करते हैं। वाइटल फंक्शन जो भी उसकी बॉडी की फंक्शंस हैं वो न्यूरॉन्स करती हैं, उसमें ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। क्या बोल रहा है कि न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज हो सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। एक तो ये हाइड्रा का इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स, यानी कि आर्थ्रोपोड्स में न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है, जहाँ पे एक ब्रेन भी प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल सेल्स। गैंग्लिया वो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। गैंग्लिया इज द गैंग्लिया न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो गैंग्लिया ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द न्यूरॉन्स। ये भी आप याद रखिएगा। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स यानी कि हमारे जैसे, मतलब हायर एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स मतलब हायर एनिमल्स।
उनमें डेवलप्ड न्यूरल न्यूरल सिस्टम होता है, उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन प्रेजेंट होगा, उनके उनके पास सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं होंगे, उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट होगा जो सारी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता होगा। चलिए, जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो डिवाइड हैं दो दो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस सीएनएस जो है उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड, और ये जैसे सीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है, ठीक है। चलिए, पीएनएस वो नर्व्स होती हैं, ऑल वो नर्व्स होती हैं जो एसोसिएट करती हैं सीएनएस के साथ। PNS comprise all the nerves of the body associated with the CNS। CNS क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है, उसके अलावा जो भी नर्व्स हैं वो PNS में आती हैं, PNS में आती है, ठीक है। PNS के नर्व फाइबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एफेरेंट है, दूसरा इफेरेंट है। एफेरेंट क्या होता है कि, एक सेकेंड, एफेरेंट जो है, एफेरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज टू द सीएनएस। जो भी एफेरेंट हैं, एफेरेंट मतलब जो टिश्यूज से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम टिश्यूज या ऑर्गन्स टू सीएनएस, जो एफेरेंट होते हैं। और इफेरेंट क्या होती हैं, जो ट्रांसमिट करती हैं रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। मतलब एफेरेंट जो है वो ऑर्गन से, किसी ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाएगा सिग्नल, सीएनएस। और जो इफेरेंट है वो सीएनएस से उस ऑर्गन तक ले जाएगा। अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी हॉट चीज़ को टच किया, तो मेरे हाथ हाथ से सिग्नल जाएगी सीएनएस से। वो किस थ्रू किस चीज़ के थ्रू जाएगी, एफेरेंट फाइबर के थ्रू जाएगी। और जो वहाँ से वापस आएगी सिग्नल, मतलब उस सिग्नल का जो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से, वो इफेरेंट थ्रू आएगा, इफेरेंट फाइबर के थ्रू आएगा, ठीक है। चलिए, अब है पीएनएस इज डिवाइड इनटू टू डिविजन्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक क्या होता है, रिले इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है किसको, सीएनएस टू, जो सीएनएस से स्केलेटल मसल्स को प्रोवाइड करता है। और ऑटोनॉमिक फ्रॉम फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी कि स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसको ऑटोनॉमिक में उसको ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में उसको ये कंट्रोल करता है। सीएनएस से सिग्नल जाती है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को, लाइक स्मूथ मसल्स, जो मतलब जो भी गट में जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो, जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, वो मूवमेंट्स। क्या बोल रहा है कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर डिवाइड इन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। ठीक है, चलिए, और ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये आप ऐसे ही याद रखिए। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल जो है, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये ऐसे ही याद रखिए, ये आ सकता है, ये पॉइंट इन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये आ सकती है। और वो वहाँ पे क्या कंप्राइज करता है, होल नर्वस फाइबर्स, गैंग्लिया एंड द प्लेक्सिस, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोज ऑफ मेजरली तीन पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट और तीसरा है एक्सॉन। सेल सेल बॉडी में उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और सेल ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं, और ग्रैन्युलर बॉडीज होती हैं जिनको हम निसलस ग्रैन्युल्स बोलते हैं। निसलस ग्रैन्युल्स डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ये आप याद रखिएगा। निसलस ग्रैन्युल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल आल्सो कंटेन निसलस ग्रैन्युल्स, यानी कि ये डेंड्राइट की बात कर रहा है। जो भी ये जो हैं, ये जो यहाँ पे निकल गए हैं ना इसके बाहर ऐसे,
ये ब्रांच हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनमें भी नेसल्स ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं, ये जो बाहर निकले हैं, यही करते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम, यहाँ यहाँ से कोई इम्पल्स आएगी, ये रिसीव करेंगे और सेल बॉडी की तरफ इसको जाने देंगे। यही बोल रहा है ये यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचड। जो उसका डिस्टल एंड है, ये आप याद रखिएगा, डिस्टल एंड इज ब्रांचड एंड एक सेकेंड, each branch terminates in a as a bulb like structure called synaptic knob। synaptic knob जो भी distal end है वो branched होता है, और each terminal each branch terminates as a synaptic as a bulb like structure called synaptic knob। साइनेप्टिक नॉब में क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। एसिटाइल कोलिन एक एग्जांपल है, आप ऐसे ही याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन इज एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द साइनेप्स। जो भी ठीक है, बाकी ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, एक सेकेंड, मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, विद जिसमें एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन हमेशा एक ही होगा और बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, जिसमें एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं। मल्टीपोलर है पहला, जिसमें एक एक्सॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होगा। ये आप याद रखिएगा, एक्सॉन हमेशा एक होगा, बाकी डेंड्राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, और एक हो सकता है। एक, बहुत सारे, या कोई भी नहीं, डेंड्राइट हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन हमेशा एक होगा। विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। ये यूनिपोलर है, ये रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, और यूनिपोलर विद सेल बॉडी एंड वन एक्सॉन। एक्सॉन हमेशा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला। यूनिपोलर में सिर्फ सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, लेकिन डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, ये फाइबर्स, न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। अब है कि माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होती हैं जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें शिवान सेल होती हैं जो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं, मतलब माइलिन शीथ को बनाती हैं। और जो गैप बिटवीन होती है ना, एडजेसेंट माइलिन शीथ, दैट्स कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवेयर। नोड्स ऑफ रनवेयर, जो गैप होती हैं बिटवीन एडजेसेंट माइलिन शीथ्स इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रनवेयर। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में प्रेजेंट होती हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ये आप याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होता है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में भी शिवान सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो माइलिन शीथ नहीं बनाती, डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ। अनमाइलिनेटेड नर्व, शिवान सेल हमेशा प्रेजेंट होगी, शिवान सेल हमेशा प्रेजेंट होगी। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ये माइलिन शीथ नहीं बनाएगी, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में वो शीथ बनाएगी, क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ बनाएगी, और उसमें नहीं बनाएगी, अनमाइलिनेटेड में नहीं बनाएगी ये शीथ, माइलिन शीथ। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये चीज़ आप याद रखिए, यहाँ पे ये जो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। माइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अनमाइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइलिनेटेड आप याद रखिए स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में प्रेजेंट होती है, और अनमाइलिनेटेड सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि क्या जनरेट कैसे होगी नर्व इम्पल्स और कंडक्ट कैसे होगी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन वो मतलब डायरेक्ट लाइन्स जो आती हैं बनती है ना एनसीईआरटी से, वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ।
ये चलिए पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज दे मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड इन स्टेट। न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा, अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, चलिए। क्या होता है कि जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे जो न्यूरल न्यूरल मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट होती हैं। दीज चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स, यानी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, यानी कि ये किसी को ऐसे ही जाने नहीं देंगी, मतलब सेलेक्ट करेंगी ये चीज़ जाएगा या नहीं जाएगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होगी, यानी कि उसमें कोई ये इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, तो क्या होता है कि जो एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन वो मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन्स और नियरली इम्परमेबल होती है सोडियम आयन्स की। क्या क्या बोलता है कि पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर जाता है, ताकि बाहर जो है पॉजिटिव मेंटेन रहे और अंदर नेगेटिव मेंटेन रहे। मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स के प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म यानी कि न्यूरॉन का जो अंदर जो ये है ना साइटोप्लाज्म, उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म जो होता है, जो अंदर होता है न्यूरॉन के, वो हाई, वहाँ पे क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एंड नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस होता है इन द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कंडीशन, के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस और नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स होती है, और लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, यानी Na प्लस की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, बाहर होगी ज़्यादा, इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा ये होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी को ये बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट में ये कंडीशन होती है कि बाहर ज़्यादा Na प्लस होगा और अंदर अम, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और के प्लस ज़्यादा होंगे। जो फ्लूइड जो होता है ना बाहर, द आउटसाइड फ्लूइड ऑफ एक्सॉन कंटेन्स अ लो कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बाहर ज़्यादा Na प्लस की होगी, तो कम कंसंट्रेशन Na के प्लस की कम कंसंट्रेशन बाहर होगी, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस बाहर होगी, जो कि इसने पहले ही बताया एनसीईआरटी ने। ये जो ग्रेडियंट है, आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन है, ये सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से इन द रेस्टिंग स्टेट जो ग्रेडियंट है, आयनिक ग्रेडियंट जो है वो क्या होता है, मेंटेन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जिसमें जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे एक पंप के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 सोडियम इनवर्ड फेंकता है ये एक्सॉन में, मतलब न्यूरॉन में। जिससे रिजल्ट क्या मिलता है कि जब जब हम 3 बाहर फेंकेंगे, 3 पॉजिटिव बाहर फेंकेंगे, 2 अंदर फेंकेंगे, तो नेट गेन क्या होगा हमारा बाहर, +1 जब जब नेट गेन होगा, तो हमारे जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अंदर का मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। ये चीज़ यहाँ पे इसने बोली है कि एक सेकेंड, एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses positive charge, जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज एक्सिबिट करेगी, और जो इनर सरफेस है वो नेगेटिव चार्ज एक्सिबिट करेगी इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो रेस्टिंग स्टेट होती है वो पोलराइज्ड होती है, उसमें मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। जब भी कोई जब अब ये चीज़ आपने देख ली कि क्या हो रेस्टिंग स्टेट में क्या कंडीशंस होती हैं। अब जब कोई इम्पल्स आती हैं तो क्या होता है कि ये चीज़ आप एक सेकेंड,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी बिटवीन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, वो उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ये चीज़ तो पता ही होगी आपको। अब हम देखते हैं कि कैसे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी कि कैसे एक इम्पल्स जनरेट होती हैं, न्यूरो इम्पल्स। जब एक स्टिमुलस किसी साइट पे आ जाती है, मतलब न्यूरॉन पे आ जाती है, जो जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है ना, वहाँ पे वो मेम्ब्रेन जो है ना, वो फ्रीली परमेबल बनती है Na+ के, जिससे रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो जाता है। और जो जहाँ जहाँ से क्या होता है कि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम जब अंदर सोडियम जब अंदर आ जाएगा, तो अंदर से क्या मेम्ब्रेन क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, जिससे मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी एट दैट स्टेट। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यही एक ही जगह ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता। फिर एक ही जगह पे सोडियम इन्फ्लक्स होगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए। आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जो कि आप मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले ही बोला, रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती हैं। जब अब जब जो यहाँ पे जो ये आया, इम्पल्स आई, उससे क्या होता है कि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होती है, तो क्या होता है कि डीपोलराइज्ड बन जाती है मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी जनरेट होता है एट द साइट ए, एंड इट्स कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगी मेम्ब्रेन में, वहाँ पे साइड साइड पे उस साइड पे जहाँ पे हमने ये जहाँ पे ये नर्व इम्पल्स आई, उसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन, वही एक्शन पोटेंशियल जो है ना, उसको नर्व नर्व इम्पल्स बोलेंगे। उसी की वजह से तो आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या है कि जैसे ये मेम्ब्रेन आप मान लीजिए, यहाँ पे अब जब साइड ए मान लीजिए आप, ये थी साइड ए और ये थी साइड बी। यहाँ पे क्या हुआ कि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, जहाँ पे बाहर अब नेगेटिव होगा और अंदर पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से तो अब पता है कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव ये होगा, जिस ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा। एक मतलब करंट क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव आगे आगे बढ़ेगा। अगर हम अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि करंट भी उसी डायरेक्शन में बढ़ता है, और जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, जिससे क्या होगा, करंट उसकी वजह से भी आगे ही जनरेट होगा। ठीक है ना। तो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इम्पल्स जनरेट होगी, करंट इम्पल्स, जिससे ये इम्पल्स आगे बढ़ती जाएगी फ्रॉम फ्रॉम ए सेक्शन टू बी सेक्शन। ठीक है। यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इनर सरफेस, यहाँ पे याद रखिएगा, जो एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, ऑन द आउटर सरफेस फ्लोज फ्रॉम बी टू ए। जो इनर सरफेस है, वहाँ पे करंट ए टू बी चलता है, क्योंकि जो जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट बहेगा, और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट बहेगा, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट बहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट बहेगा। तो इनर सरफेस पे ए टू बी होगा और आउटर सरफेस पे बी टू ए होगा। ठीक है। यही इम्पल्स फिर आगे बढ़ती जाएगी न्यूरॉन में। यही सीक्वेंस अब रिपीट होगी बाकी सेक्शंस में, जो भी हैं, जो भी आगे आगे जो न्यूरॉन है, वहाँ पे उसके मेम्ब्रेन में भी पहले डीपोलराइज होगा, डीपोलराइज मेम्ब्रेन होगी, फिर मेम्ब्रेन आगे बढ़ती जाएगी। वही सब लिखा है यहाँ पे।
ये जो ये जो जो ऐसे पता है क्या, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही मतलब इलेक्ट्रिकल थिंग्स वो होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो जो ये नर्व इम्पल्सेस होती हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। स्टिमुलस लाइज द rise in the stimulus induced permeability of Na plus is extremely short। मतलब ये भी जो भी इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि अगर मैं किसी गर्म चीज़ को टच करूँगा, तो उससे क्या होगा कि मेरे ब्रेन को जल्दी पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जिससे मेरा ब्रेन मुझे सिग्नल देगा कि अपना हाथ हटाओ, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे मेरी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है उस गर्मी की वजह से। तो आप सोचिए कि मतलब माइक्रो सेकंड्स में काम होता है यहाँ पे। इसलिए ये शॉर्ट होती है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत ही माइन्यूट, मतलब माइन्यूट सेकंड, बहुत ही मतलब मिनिमम टाइम में होता है ये इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम वगैरह जो भी होता है, ये भी जो भी प्रोसेस है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं ये प्रोसेस। इसके बाद होता है क्या, क्या होता है कि क्विकली इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय द राइज इन परमेबिलिटी ऑफ Na प्लस क्या फिर से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। Na प्लस अगर अब K प्लस क्या करेगा, के प्लस अब फिर से ये जाएगा, के प्लस अब बाहर जाएगा मेम्ब्रेन के, जो रेस्टोर करेगा हमारा पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द फाइबर बिकम्स मोर रेस्पॉन्सिव फॉर द फर्दर स्टिमुलस। जिससे क्या होता है कि के प्लस अब बाहर जाएगा, जिससे के प्लस जब बाहर जाएगा तो उसे मेम्ब्रेन का जो पोलराइज स्टेट है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, चलिए। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे आप यही पर याद रखिए कि रेस्टिंग स्टेट में क्या जो कंडीशंस हैं, रेस्टिंग स्टेट और उस स्टेट में क्या कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और ये भी याद रखिए कि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कितना होता है, और अम, अम, 3 सोडियम और दो पोटेशियम का लेन देन होता है सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये आगे यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, ये भी आप याद रखिएगा। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो भी मतलब ये न्यूरॉन जो है ना, उसका न्यूरॉन का जो ये डेंड्राइट और अगली न्यूरॉन का जो है ना, ये साइनेप क्या बोलते हैं इसको, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, साइनेप्टिक साइन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ा था हमने। वो जो आपस में मिलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो है, वो डेंड्राइट पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरोट्रांसमीटर के लिए उसके पास क्या होते हैं कि रिसेप्टर्स होते हैं। जब जब न्यूरोट्रांसमीटर डेंड्राइट से मिलता है, तो न्यूरो इम्पल्स अब आगे बढ़ती जाएगी। यही लिखा है यहाँ पे, यही चीज़ लिखी है यहाँ पे कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट पे। साइनेप्सिस दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर वेरी रेयर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वो वेरी क्लोज होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। वहाँ पे हमें क्या होता है कि मतलब हमें तार जोड़नी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये कर रही है।
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, इसलिए हमें वहाँ पे नज़दीक रखना पड़ेगा, यानी कि कनेक्शन रखना पड़ेगा। अगर कनेक्शन नहीं होगा दो वायर्स के बीच में, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इसी तरह ये इम्पल्स भी वहाँ पे फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होती है, वेरी रेयर होती है हमारे बॉडी में। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती है, ज़्यादा केमिकल साइनेप्सिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देख लीजिए, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। ये जो है ना, ये जो है ना ये नॉब बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो वेसिकल्स है ना, इसमें होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स फ्यूज़ हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के साथ, और अपना न्यूरो बाहर फेंकते हैं, जो डेंड्राइट होते हैं ना, डेंड्राइट पे होते हैं रिसेप्टर्स इन न्यूरो को पहचान लेते हैं और सिग्नल पहुंचाते हैं आगे। यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रिसेप्टर्स, ये चीज़ है, रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये डायग्राम की जो लेबलिंग है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में कि कोई क्या चीज़ क्या है, ये आप याद रखिएगा। ये है साइनेप्टिक वेसिकल, ये चीज़ है साइनेप्टिक वेसिकल, और एक्सोनल एक्सोनल टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, ये यहाँ जो है ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। नॉब वाले को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मैंने आपको बोला कि रिलीज दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और आगे अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि क्या हो रहा है, वो चीज़ ये आगे पहुंचाता है। अब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन हमें पढ़ना है, CNS। अब यहाँ पे सीधा ये याद रखिए क्रेनियल मेनिंजेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे याद रखिए DAP, डैप, ड्यूरा एरेक्नाइड पायामीटर, ड्यूरा एरेक्नाइड पायामीटर। जो ड्यूरा है ना, वो आउटर लेयर होती है क्रेनियल मेनिंजेस की, यानी कि लेयर्स की, वो आउटर लेयर होती हैं। एरेक्नॉइड उसके बाद होती हैं, और पायामीटर सबसे अंदर वाली होती है, यानी कि ब्रेन टिश्यूज के साथ जो होते हैं वो पायामीटर कनेक्टेड, ब्रेन के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो पायामीटर का होता है। अब जो ब्रेन है वो मेजरली क्या बोलते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। चलिए ये चीज़ याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, एक आ सकती है एग्जाम में। ये जो जिनमें ये मतलब कर्वेचर्स हैं, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये कार्पस कैलोसम है, ये जो है ये कार्पस कैलोसम है। ये जो है ना, ये यहाँ पे ये कनाल सा ही, इसे इसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं। कनाल लाइक थिंग इज सेरेब्रल एक्वाडक्ट। दिस इज थैलेमस, एंड उसके नीचे है हाइपोथैलेमस, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है ये चीज़ है हाइथैलेमस, और उसके नीचे है हाइपोथैलेमस, ये है मिड ब्रेन। पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला को हम कनेक्टिवली बोलते हैं हाइंड ब्रेन, और ये हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलिए ये आप याद रखिएगा, ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो दो हमारे सर में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। उनको जो आपस में जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्ट जो करते हैं, वो ट्रैक्ट ऑफ न्यूरो फाइबर्स होते हैं, जिनको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। यानी कि दो हेमिस्फीयर्स आपस में कनेक्ट होते हैं बाय ट्रैक्ट ऑफ न्यूरो फाइबर, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। ये आप याद रखिएगा, ये लाइन ऐसे ही, द न्यूरॉन्स द न्यूरॉन सेल बॉडी आर concentrated
हियर गिविंग द कलर। एक सेकंड, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, इसको हम ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? इसकी ग्रेश अपीयरेंस होती है बिकॉज यहाँ पे जो न्यूरॉन सेल बॉडीज होती हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे मैटर हम क्यों बोलते हैं, उसको हम ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन सेल बॉडीज ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये लाइन आप सीधा याद रखिएगा। ये चीज़, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, लार्ज रीजन्स। ये लाइन आप ऐसे ही याद रखिएगा। लार्ज रीजन्स दैट आर नाइदर नियरली, जो जो हमें पता ही नहीं है कि क्लियरली सेंसरी है कि मोटर है इन फंक्शन। दीज रीजन्स आर कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। ये चीज़ आप ऐसे ही याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शंस जो होती है ना, कम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सीधा आप याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक। द cerebral cortex contains motor area, sensory area and large regions that are neither clearly sensory nor motor in function. These regions are called association area. इन regions को हम बोलते हैं association area, जो responsible होते हैं complex functions like intersensory association, memory and communication. ये आप ऐसे ही याद रखिएगा ये लाइन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो हाइपोथैलेमस है ना, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स ऑफ टेक्स्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव द ओपैक अपीयरेंस। इसलिए हम इसको वाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, सेरेब्रम जो है ना, सेरेब्रम wraps around the structure called the thalamus, which is the major coordinating center of the sensory and the motor signaling। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेरेब्रम रैप करता है थैलेमस के अराउंड, जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी यानी सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए वो मेजर एरिया होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो करते हैं कंट्रोल टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग। यहाँ पे न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स भी होती हैं विच सिक्रीट हार्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हमने अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। हाइपोथैलेमिक जहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हाइपोथैलेमस, उनको न्यूक्लियर बोलते हैं, वो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं वहाँ पे। ये चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस forms a complex structure called limbic lobe or limbic system. Along with the hypothalamus is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions and excitement, pleasure, rage and fear and motivation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद अ ग्रुप ऑफ associated deep structures like amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called the limbic lobe or limbic system, along with the hypothalamus involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotions, emotional reactions, excitement, pleasure, rage, fear, motivation। जो भी हमारी मतलब एक्साइटमेंट होती है, गुस्सा आता है, ये सब चीज़ें इसी की वजह से होती है, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब की वजह से होती है। ये चीज़ यही कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक लोब विद हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन लोकेटेड होता है या तो थैलेमस या हाइपोथैलेमस के या हाइपोथैलेमस या थैलेमस और पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, इनके बीच में जो होता है वो मिड ब्रेन होता है।
थैलेमस और हाइपोथैलेमस पता ही है आपको, फोर ब्रेन के पार्ट हैं। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में जो होता है उसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं। अ कैनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वाडक्ट, जो हमने पहले ही देखी थी उस डायग्राम में। सेरेब्रल एक्वाडक्ट passes through the midbrain. The dorsal portion of the midbrain consists mainly of the four round swelling जिनको हम कॉर्पोरा quadrigemina कहते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चार स्वेलिंग्स होती हैं यहाँ पे, जिनको हम कॉर्पोरा quadrigemina कहते हैं। यही बोल रहा है ये सब। The dorsal portion of the hindbrain consists of mainly four round swelling. जो डॉर्सल पोर्शन है ना हाइंड ब्रेन का, उसमें मेनली चार स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कॉर्पोरा quadrigemina कहते हैं। ठीक है, चलिए हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं। पोन्स, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? पोन्स आता है, सेरिबेलम आता है और मेडुला आता है, जिसको हम मेडुला ओब्लंगेटा भी कहते हैं। पोन्स क्या होता है? ये ट्रैक्ट होता है फाइबर्स का जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम हैज अ कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर। कन्वोलेटेड मतलब उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर द मोर न्यूरॉन्स, जो मतलब एडिशनल जगह देता है यानी स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स फिट हो जाए। जो मेडुला होता है ना, मेडुला इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला होता है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड। मेडुला मेडुला हमने पहले ही पढ़ा था रेस्पिरेशन में, हमने पहले रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। जो वेस्कुलर रिफ्लेक्स हैं वो भी मेडुला ओब्लंगेटा, उसका सेंटर भी मेडुला ओब्लंगेटा है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लंगेटा। अब है ब्रेन स्टम क्या होता है। थ्री मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टम: मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। मिड ब्रेन, ब्रेन स्टम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। ब्रेन स्टम क्या करता है? कनेक्शन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन स्टम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये है समरी, समरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। और फीडबैक दीजिएगा कि मैं कहाँ और मैं कुछ और कर सकता हूँ आपके लिए, तो बताइएगा। वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने बनाए हुए नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो भी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। वहाँ मतलब उससे ज़्यादा जल्दी चैप्टर ख़त्म होगा। लेकिन एनसीईआरटी के लाइन्स जो है ना, वो लाइन्स एनसीईआरटी होती हैं। एनसीईआरटी के लाइन्स से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूँ। वरना मैं भी कर सकता हूँ अपने नोट्स ला के वहाँ यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लास्ट में आपको एनसीईआरटी ही याद रखनी है। ओके, थैंक यू, बाय।